बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर हैप शो से। सामीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुतासर करती है, यानी कि डायबिटीज। आज हम अपने शो में जानेंगे कि इसकी क्या अलामात है और वो किस तरह मामूली सी तब्दीलियां करने से हम अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर और सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती है शानजा इसरार, जिन्होंने अपना बीएस जो है बीएस बल्कि बीएस ऑनर किया फ्रॉम ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, और एमएस किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। She has been working in this field for quite a number of years, or recently she's working as a senior lecturer at Rifa International University. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ लेकर आई। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। होप सो कि ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को ये जरूर बताएं कि डायबिटीज है क्या और इसकी कितनी मुख्तलिफ इकसाम हैं और ये किस तरह मुख्तलिफ हैं, ये इकसाम कैसे मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। जी बिल्कुल, ये मैं जो है वो बताना चाहूँगी। इस बारे में लोगों को आगाही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें एग्ज़ाम का पता नहीं होगा तो हमें नहीं पता चल सकेगा कि हमने इसको दूर कैसे करना है, हमने इसके साथ किस तरह से इसको क्योर करना है। तो बेसिकली डायबिटीज़ की 3 किस्म की एग्ज़ाम होती हैं। सबसे पहली जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरी जो है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इनमें फ़र्क इस तरह से है कि टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली हमारी जीन्स में, जेनेटिक्स में होती है। वो कहते हैं ना कि फैमिली से आपकी ये डिजीज़ चली आ रही है, आपकी अम्मा को थी या आपके अब्बू को थी, फिर उनके अब्बू को थी, तो ये फैमिलीज़ में ये डिजीज़ रन करती है। तो इसमें ये होता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रही होती, इंसुलिन बन ही नहीं रही होती कि वो रिस्पॉन्ड करे। देन आती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इस तरह से होता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस तो हो रही होती है, लेकिन आपकी पुअर डाइट से, पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो ये होती है टाइप 2। देन आती है टाइप 3, वो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे अंदर जो है वो डायबिटीज़ लैक ऑफ गुड डाइट की वजह से या इसी तरह से लाइफ़स्टाइल, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं, तो वो तीसरी टाइप की डायबिटीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है, जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेबी के फ़ौरन बाद ही वो ठीक हो जाती है, लाइक इट जस्ट स्टेज फॉर अप टू 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। अभी आपने बात की कि डाइट के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को ये जरूर बताएं कि क्या कोई इस किस्म की ट्रेडिशनल डाइट या लोकल फूड्स हैं जिनको खाने की वजह से हमारा ब्लड शुगर जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर हम घर का खाना खा रहे हैं, तो घर का पका हुआ खाना खा रहे हैं, तो उससे हमारी डायबिटीज़ जो है वो हमें, हमारी शुगर स्पाइक नहीं करेगी या हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले बात बताना चाहती हूँ, हमारे पाकिस्तानी घरों में ख़ास तौर पे ये बहुत कॉमन है कि हम रोटी तो पकाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आटा कौन-सा इस्तेमाल करें। तो हम होल व्हीट के बजाय हम व्हाइट आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि होल व्हीट जो आटा है वो तो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, हमें स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, और वो ये छोड़ के वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि इजीली हजम हो रहा है, हमें मुश्किल नहीं हो रही इसको खाने में। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये वाइट आटा छोड़ना है और उसकी जगह पे हमें होल व्हीट फ्लोर, यानी कि चक्की से जो हम गंदम पिसवा के लाते हैं घर पे, वो वाला आटा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका शुगर स्पाइक नहीं करता, लेकिन जो व्हाइट आटा है, व्हाइट आटे की जो रोटी है, उससे हमारी शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक कर जाता है। सेकेंडली, हम जो खाना बना रहे होते हैं उसमें हम लोग इतना ज़्यादा ऑयल और घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली इट लीड्स टू डायबिटीज़ टू, क्योंकि जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा उससे इन्फ्लेमेशन होगी और उससे भी डायबिटीज़ का खदशा होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने लाजमी करनी है। और थर्ड ये कि हम लोग जो फ्रूट वगैरह खाते हैं, हम लोग जूसेस पीते हैं, तो वो भी हमें देख के खाने होते हैं कि हम किस किस्म का फ्रूट खाएंगे, किस किस्म का खाना खाएंगे जिसका शुगर लेवल कम होगा। खास तौर पे उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, उनको इन चीज़ों का लाजमी देखना चाहिए कि हम किस किस्म की चीज़ खा रहे हैं, जिसके अंदर शुगर लेवल कितना है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अब मैं चाहूंगी कि आप ये भी हमारे सामने को बताएं कि क्या ये जो हमारी स्लीप पैटर्न होता है, क्योंकि मोस्टली लोग शायद रात को देर से सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो जाहिर बात है आपको सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है।
तो क्या जी। आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी डायबिटीज को या आपके ब्लड शुगर लेवल को? आजकल का हम यंग, हम नाइट स्टडी करेंगे, हम रात में असाइनमेंट्स बनाएंगे, वो रात में जागे होते हैं, बच्चे तो छोड़ के बड़े भी आजकल यही है कि फोन यूज हो रहे हैं और रात में नहीं कोई टाइमिंग के हमने कितने बजे सोना है, जिसकी वजह से रात को 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। तो देखें, एक तो डायरेक्टली स्लीप पैटर्न हमारी ब्लड शुगर को जो है वो उस पर अफेक्ट करता है, और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? कि जब हम लोग सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर भी स्पाइक कर जाता है। तो ये तो डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली कि जब हम नहीं सोते तो वो नाइट क्रेविंग्स होती रहती हैं कि जब जाग रहे हैं तो हमने तो कुछ खाना है, बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम साथ साथ कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसी तरह जो भी जाग रहा है वो नाइट में तो जो जाग रहा है वो खाएगा जरूर, तो रात में खा के फिर उसके बाद सो जाना, तो इससे भी एक इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर एक बड़ा बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है कि बिना वॉक किए हमने बस खा गया और हम सो गए, और नाइट के टाइम पे दिल भी पिज्जा, बर्गर्स, इस तरह की चीजों का करता है। तो ये भी हमारी ब्लड शुगर को जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया डाइट के बारे में और स्लीप पैटर्न्स के बारे में ना, तो डज दैट मीन कि जो इफ यू वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जो कि स्ट्रेसफुल है या आपकी जॉब स्ट्रेसफुल है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल। ये अल्लाह ने हमारी बॉडी का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि हर एक चीज़ दूसरी से लिंक कर रही है। अगर हम लोग उस निज़ाम के मुताबिक नहीं चलेंगे जो अल्लाह ने बनाया है कि हमने रात में सोना है, सुबह में काम करना है, तो और उसके साथ-साथ हम जो स्ट्रेस लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक दूसरे पे जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और जिसकी वज़ह से हमारा ब्लड शुगर है और भी बहुत तरह की किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन अभी हम शुगर की बात करें तो ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोग जब काम कर रहे हैं, खासतौर पे वर्किंग लेडीज हैं, उन्होंने घर को भी मैनेज करना है, उन्होंने बच्चों ठीक नहीं है, स्लीप ठीक से नहीं आई, एंड देन सुबह के टाइम पे उन्होंने फिर काम करना है, तो इससे बहुत ज्यादा एक रश किस्म की सिचुएशन हमारी बॉडी के अंदर हुई हुई है, जिसको हम फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ कॉर्टिसोल बल्कि एड्रेनलिन एक हार्मोन है, वो भी प्रोड्यूस होता रहता है। और जब ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए प्रोलॉन्ग हो जाता है इसकी सिक्रीशन, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस सिचुएशन जब रहती है, एड्रेनलिन इंक्रीज होता रहता है, कॉर्टिसोल इंक्रीज होता रहता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और देन इट लीड्स टू डायबिटीज। तो मेनली ये सब चीजें हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पुअर डाइट, हमारा स्ट्रेस, हमारे स्लीप साइकिल्स, ये सब चीजें इस तरह से डायबिटीज पे अफेक्ट करती हैं। जी। अच्छा, अमूमन ये सोचा जाता है कि जैसे फ्रूट्स अगर आप ले लें तो वो हेल्दी होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने ये भी नोट किया है कि देर आर सर्टेन फ्रूट्स दैट ऑल्सो आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेस करते हैं। तो कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक पैमाना है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कितना रेज हुआ है एक सर्टेन फूड खाने की वजह से। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ फ्रूट का ज्यादा है, कुछ का कम है, यानी कि कुछ फ्रूट खाने से हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है और कुछ फ्रूट खाने से उतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो कुछ फ्रूट के मैं नाम ले लेती हूँ, जैसे कि हमने सेब खा लिया, या हमने आड़ू खा लिया, बेरीज खा ली, तो इनको खाने से हमारा ब्लड शुगर इतनी जल्दी स्पाइक नहीं करता एज कम्पेयर टू जब हम लोग बनाना खाएंगे या हम लोग मैंगो खाएंगे, तो उससे उससे अब जल्दी बढ़ जाता है। तो वो आपने ट्रेडिशनल फूड्स की भी बात की थी, तो यही है कि हम कह रहे होते हैं कि हमने तो फ्रूट खाया है, तो फ्रूट से तो कुछ भी नहीं होता, डायबिटीज नहीं इंक्रीज, शुगर नहीं इंक्रीज होती, हमने तो हेल्दी मील लिया है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो कितना लेना है जिससे हमारी शुगर स्पाइक ना हो, और वो फ्रूट कौन सा था जिससे हमारी शुगर स्पाइक होगी। देखिए, आम तो हम लोग जिनको डायबिटीज नहीं है वो तो मैंगो भी खा सकते हैं, वो बनाना भी खा सकते हैं, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स, इन मैनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत अच्छी फ्रूट्स तो सब खाने चाहिए। लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, उनको अपना पोर्शन साइज देख लेना चाहिए कि हमें कितना खाना चाहिए जिससे हमारी शुगर जो है वो स्पाइक होगी। तो डायबिटिक और प्री डायबिटीज जो है, जिनको अभी डायबिटीज नहीं हुई है, तो जो अभी इस लेवल पर हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे तो उनको डायबिटीज हो जाएगी। तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो वाले फ्रूट सेलेक्ट करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है एज कम्पेयर टू वो जिनका हाई है, ताकि वो इस बीमारी से बचे। ठीक है,
अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगी ये जो हमारे सोडाज होते हैं, ये डाइट सोडाज या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये किस हद तक हमारी ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं? और क्या ये जो बाज लोग सोडा की जगह इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर सोडा की जगह जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं डाइट सोडा, तो कितनी हद तक ये सेफ हैं? वी आर सेफ फ्रॉम द डायबिटीज, और दे कैन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डायबिटीज। जी, तो सोडा तो बिल्कुल आप ये कह लें कि डायबिटिक पेशेंट को सोडा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो नॉन डायबिटिक को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको तो सोडा हो गया या कोई भी इस किस्म की प्रोसेस्ड कार्ब्स हो गए या बाहर की चीज़ें हो गई, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक कर जाता है। तो जितना जल्दी स्पाइक करेगा, उतना ही जल्दी फिर हमारी ब्लड शुगर लो हो जाती है, जिससे उनको और तरह के सिम्पटम्स आते हैं। तो आजकल तो बहुत ये है कि कुछ खाना खाया है तो वो खाना हजम नहीं होगा जब तक हमने सोडा नहीं पीना। तो ये इट्स वेरी कॉमन ट्रेंड राइट नाउ। इवन हम खुद भी यही कर रहे होते हैं कि हमने आज गोश्त खा लिया या हमने आज फिश खा लिया, सर्दियों का मौसम है, फिश तो लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि अब इसके बाद तो जब तक हम सोडा नहीं लेंगे तो हम इट वुड नॉट बी डाइजेस्टेड। तो ये एक बहुत जो है वो इसकी आगाही की जरूरत है आवाम के अंदर कि सोडा खाने को हजम नहीं करता, बल्कि वो मजीद शुगर ऐड करता है, जिसकी वजह से खाने को हजम करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये जो है वो बहुत अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हम फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम यही सोच रहे होते हैं कि इट्स हेल्दी, जूस है तो हेल्दी होगा, फ्रेश फ्रूट का जूस है। तो ये एक बहुत जो है वो गलत चीज़ है जो हमने अब तक अपनाई हुई थी। तो फ्रूट जूस बेसिकली क्या है कि फ्रूट का पल्प और उसका फाइबर हमने बाहर फेंक दिया, और सिर्फ उसका जो जूस था, उसकी शुगर थी, हमने निचोड़ ली फ्रूट के अंदर से। और जब वो शुगर को हम पियेंगे तो उससे हमारा ब्लड शुगर स्पाइक क्यों ना करे, लाइक वो इतना ज्यादा शुगर है उस एक ग्लास के अंदर। एंड देन वो ये भी नहीं कि हम फीका पी लेंगे, हमने वो फ्रूट का जूस निकाला हमने पिया, नो, वी वुड नीड टू ऐड शुगर इन इट। तो हम उसमें चीनी भी डालेंगे, और चीनी भी फिर आपको पता है कि जूस में सिर्फ 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं डलती, वो हम अच्छी खासी चीनी भी डाल देते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है। तो आई जस्ट सजेस्ट के फ्रूट जूस के बजाय अगर हम होल फ्रूट को खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे हमें फाइबर भी मिलेगा और हमारा ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या डायबिटीज का ताल्लुक सर्टन अमूमन ये समझा जाता है कि जो लोग ओवरवेट हैं वो ही डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। हालांकि ये भी देखने को आया है कि जो लोग नहीं भी मोटापे की तरफ जा रहे हैं उनमें भी डायबिटीज टाइप 2 जो है वो मतलब डायग्नोज होती है। तो क्या इसके अंदर कोई पीछे कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं, या कौन से ऐसे अवामिल है जो इसकी तरफ आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, या आपके अंदर डायबिटीज जो है वो डेवलप होने का खदशा हो सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मोटापे का शिकार लोग हैं सिर्फ उन्हीं को डायबिटीज हो सकती है, और जो कमजोर लोग हैं जो दिखने में सेहतमंद लगते हैं उनको डायबिटीज नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने अभी चेंज करना है, इस पॉइंट पे चेंज करना है कि जरूरी नहीं कि मोटापा ही जो है वो पैमाना समझा जाए सेहत का, और जो कमजोर है उसको समझा जाए कि ये तो बिल्कुल ठीक बंदा है, इसको तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो ये एक इंडिकेटर होता है बीएमआई। बीएमआई होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो हमने बस बीएमआई को ही समझ लिया है कि हमारा बीएमआई नॉर्मल है, इट्स मीन कि हम नॉर्मल होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो लोग जिन्होंने सिर्फ बीएमआई को अपना इंडिकेटर समझा है वो प्लीज जाएं और अपना बॉडी के अंदर का फैट चेक कराएं, जिसको हम विजरल फैट कहते हैं। तो हमें जब पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फैट है, और बॉडी के अंदर किसी जो दिखने में एक पतला शख्स भी है उसके अंदर भी बॉडी का फैट बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है, हमें नजर नहीं आता। बाहर से एक शख्स हमें बहुत भला मालूम होता है कि ये तो स्मार्ट है, ये तो पतला है, दुबला पतला है, इसके अंदर तो फैट नहीं होगा। बट उसके अंदर भी फैट होता है। वो जब चेक कराता है तो उसको मालूम होता है कि अच्छा मेरे अंदर विजिबल फैट इतना था। देन एक मोटा बंदा है, उसका वेट ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है उसके अंदर बॉडी फैट कम हो, उसके अंदर जो विजिबल फैट है वो कम हो। तो ये एक इंडिकेटर बहुत जरूरी है। तो वो बहुत से जो है वो दुबले पतले लोगों को भी लगता है कि भाई हमें डायबिटीज नहीं हो सकती है, या इसको कैसे डायबिटीज हो गई, तुम तो बड़े दिखने में ये हो। तो वो उनका विजिबल फैट लाजमी ज्यादा होता होगा, क्योंकि वो चेक नहीं कराते। तो फैट इन टर्न हमें इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर काज करता है, और इन्फ्लेमेशन देन लीड्स टू डायबिटीज। और फिर दुबले पतले लोगों का एक और वजह ये भी है कि उनको डायबिटीज हो सकती है, हो सकता है कि उनकी जीन्स में हो, क्योंकि टाइप 1 मैंने जिक्र किया था कि वो जेनेटिक है। तो वो पतला दिखने वाले शख्स के शायद जीन्स में पीछे से ये आ रहा हो कि उनको ये डायबिटीज होनी है। तो वो नो मैटर कि उनका बीएमआई नॉर्मल है या नहीं, अगर इट्स इन जेनेटिक
तो फिर आपको इसके लिए जो है वो करना होगा, प्रॉपर्ली अपनी तदाबीर करनी होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोगों को एक्सट्रीमली लाइक सबसे ज्यादा भूख लग रही होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टायर्ड फील करते हैं स्पेशली आफ्टर द मील्स, और डज दैट इंडिकेट के उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है या उनका जो इंसुलिन है उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही होती है? हाँ जी, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि नाश्ता स्किप कर रहे हैं हम, या फिर दिन का रात का खाना स्किप कर रहे हैं। अब जब हम नाश्ता स्किप करते हैं तो हम दिन में वी एंडेड अप इन ईटिंग मोर एंड मोर। तो ये ऐसे ही होता है कि जिस दिन मैंने भी नाश्ता नहीं किया होता तो दिन के टाइम पे मुझे इतनी भूख लगी होती है कि जहाँ मैंने एक रोटी खानी थी वहां मैं दो या दो से ज्यादा, और उसके बाद कुछ मीठा भी खाने पे दिल कर रहा होता है मेरा। तो ये नाश्ता छोड़ने की रूटीन जो है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं दिन के टाइम पे, इससे क्या होता है कि अचानक से हमारी बॉडी आराम से बैठी होती है, उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम इतना खा लेते हैं कि वो शुगर, ब्लड शुगर हमारी इतनी ज्यादा स्पाइक कर जाती है, और बॉडी इतना काम कर रही है वो खाने को सारे एब्जॉर्ब कराना, ग्लूकोज को एंड ऑल दैट, तो उसके फौरन बाद जब स्पाइक करती है तो उतनी ही जल्दी ब्लड शुगर लो भी होती है। तो जब लो होती है तो जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली यही है कि ब्लड शुगर आपकी बहुत ज्यादा लो हो गई है, और ये बहुत कॉमन है इन डायबिटिक पर्सन, क्योंकि ठीक है। डायबिटिक पर्सन इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, और तो उसकी वजह से ज्यादा ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है वो डाउन हो रहा होता है। तो डाउन होने से हमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स में ही ये है कि आप टायर्ड फील करेंगे, आप खाने के बाद भी आपको भूख लगती रहेगी, आपको बेजा क्रेविंग्स होंगी। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों को थक रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है, क्योंकि हमने अचानक से बहुत ज्यादा खा लिया, उसके बाद फिर अचानक से ब्लड शुगर लो हो गई, और देन हम लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या पानी ना पीने की वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट करना शुरू हो जाती है। क्या डिहाइड्रेशन का इन्फ्लुएंस होता है आपकी ब्लड शुगर लेवल पे? पहला सवाल ये। और उसका दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अमूमन ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है वो या तो वो बार बार पानी पीते हैं, वो दे फील थर्स्टी, या फिर फ्रीक्वेंटली वो यूरिन पास करते हैं। तो क्या वाकई ही इनका आपस का कोई रिलेशनशिप है इन चीजों का आपस में? हाँ जी, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम इन डायबिटीज़। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी का कम हो जाना, जब हम वाटर इनटेक कम करते हैं जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, खास तौर पे गर्मियों में। गर्मियों में हम पानी इनटेक कर भी रहे हैं, बट वो स्वेटिंग और दूसरे इतने जो है वो गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर पानी नहीं है तो वो ग्लूकोज आ जाएगा ब्लड के अंदर, जिससे हमारा ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा। अब उस ग्लूकोज ने बॉडी से बाहर भी जाना है, जाहिर है अब किडनी के ऊपर लोड पड़ रहा है क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो जब वो रीअब्जॉर्ब करती है उस ग्लूकोज ने, जब बॉडी से बाहर जाना होता है तो वो अपने साथ जो बचा कुचा पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी बाइंड कर लेती है, और वो बॉडी से हम एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑलरेडी बॉडी डिहाइड्रेट थी, देन ग्लूकोज ने जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर था उसको भी अपने साथ बाइंड कर लिया, उसको भी निकाल दिया, जिसकी वजह से एक तो हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती रहती है, क्योंकि ग्लूकोज जितना टाइम तक हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी उतने ही ज्यादा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन होती रहेगी, फिर ग्लूकोज बाहर जाती रहेगी बॉडी से, अपने साथ वाटर को बाइंड करती रहेगी, और हमें डिहाइड्रेशन भी फील होती रहेगी, साथ साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें ये जरूर बताएं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स, और किस तरह लोगों को किस किस्म के फूड ग्रुप स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से फूड को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि सपोर्ट कर सकें उनके ब्लड शुगर लेवल को? हमने जब डायबिटीज डायग्नोज होती है तो हमें कहा जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना ही नहीं है, कार्ब्स तो आपने खाने ही नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की दो इकसाम होती हैं, एक होता है गुड कार्ब और एक होता है बैड कार्ब। गुड कार्ब का मतलब यही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि वो ब्लड शुगर को बहुत जल्दी स्पाइक नहीं करते। हाँ हाँ। सेकेंडली उनके अंदर फाइबर होता है, फाइबर की वजह से हमारी ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक नहीं करती। दूसरा है बैड कार्ब। बैड कार्ब जैसे बेकरी के आइटम्स हो गए, व्हाइट ब्रेड हो गई, सोडाज हो गए, देन और तरह के फ्रूट जूसेस हो गए। तो ये होते हैं बैड कार्ब्स, जो कि हमारी ब्लड शुगर को इतनी जल्दी स्पाइक करते हैं कि हम लोग जो ये हमने पिया तो ये ब्लड शुगर स्पाइक हो गए, और फिर बॉडी को समझ नहीं आ रही होती हाउ वी आई हैव टू कंट्रोल इट।
तो अपनी लाइफ से सबसे पहले जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, वाइट आटा हो गया, वाइट ब्रेड हो गई, वाइट चावल हो गए, बहुत मुश्किल है इनको दूर करना, लेकिन सबसे पहले हमें इन चीज़ों को, वाइट जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हमने अपनी लाइफ से निकालना होगा और उनको ब्राउन में चेंज करना होगा। ब्राउन आटा इस्तेमाल करें, ब्रांड ब्रेड इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है आपको कि हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, बचपन से हमारे अंदर ये आदत है कि हमने वाइट चीज़ें ही खानी है, तो स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अपनी बॉडी को यूज़ टू करते हैं, क्योंकि देखिए सेहत है तो सब कुछ है। तो जब आप एग्जैक्टली। अपनी बॉडी को यूज़ कर लेते हैं इन चीज़ों से, तो फिर आप को वो वही टेस्ट अच्छा भी लगता है और वही चीज़ें आपसे डाइजेस्ट भी हो सकती हैं। देन गुड कार्ब्स में हमारे सीरियल्स आ जाते हैं, ओट्स आ जाते हैं। अब लोग समझते हैं कि गुड कार्ब्स के अंदर वैरायटी नहीं है, हालाँकि ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गुड कार्ब्स में आती हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्रूट का बताया, एप्पल का बताया, पीच का बताया, बेरीज़ का बताया, ऑरेंजेस का बताया, ये सब गुड कार्ब्स आते हैं। देन जितनी भी ब्राउन चीज़ें हैं, ब्राउन होल व्हीट फ्लोर हो गया, ब्रांड ब्रेड हो गई, जितनी सब्जियां हैं, ये हमारे पास अलॉट ऑफ फाइबर है सब्जियों के अंदर, तो बहुत फाइबर है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ना सिर्फ ये शुगर स्पाइक को कम करती हैं, बल्कि ये फाइबर भी देती हैं, जिससे हमारी कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी से कम होता है। तो ये सब चीज़ें सब गुड कार्ब्स में आती हैं, आप इनको रखें और अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करें कि जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक हो गए, मिठाई हो गई, इनको खाएं तो लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में खाएं, और जब कोई मौका है तब ही खाएं, ये नहीं कि हर डेली बेसिस पे हम ये खाते रहें। ज़ाहिर है किसी का बर्थडे होगा तो हम वहाँ जाके केक ही खाएंगे, हम वहाँ पे ड्राई फ्रूट या हम एप्पल तो नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ा सा आप इसको मेजर करके खाएं कि हमने कितना खाना है, ताकि आपकी बस ये जहन में रखें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो उन फूड्स का कम होना चाहिए। और सेकेंडली, जब भी आप इस तरह के फूड खा रहे हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को लाजमी ऐड करें। प्रोटीन में क्या आता है? योगर्ट, अंडा, उबला हुआ अंडा या योगर्ट हो गया, या फिर साथ में आप चिकन हो गया, फ्राइड नहीं, मछली भी फ्राइड नहीं, उसको कोशिश करें कि ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं, क्योंकि ठीक जब हम है। अपनी ग्लूकोज रिच फूड्स के साथ जब हम प्रोटीन को ऐड कर लेते हैं, या फिर फाइबर जैसे कि सब्जियां हो गई, सैलेड हो गया, तो वो हमारी इंसुलिन स्पाइक को रोकता है, लाइक उसको एब्जॉर्ब होने में ठीक है। टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपसे कि ये जो हमारा बेसिकली गट सिस्टम है, या इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह का रोल हो, जैसे माइक्रोबियम होते हैं, वो कितना हद तक हमारी कहते हैं ब्लड शुगर को, स्पाइक को रिड्यूस कर सकते हैं? आपसे देखिए पूछे। गट माइक्रो जी गट ठीक माइक्रोबायोटा जो है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं मुंही तौर पे कि स्टमक के अंदर तो बैक्टीरिया नहीं हो सकते, या बैक्टीरिया सिर्फ बुरे ही तरह के बैक्टीरिया हैं, लेकिन बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं, एक वही गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स हैं, जैसे वैसे ही गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारी गट के अंदर, क्योंकि वो हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि जब वो जिस तरह का हमारे स्टमक के अंदर माइक्रोबायोम होगा, वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को उसी तरह से सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के गट ब्रेन एक्सिस है जो कि हर टाइम पे एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे हैं। हमें भूख लगती है तो हमारा स्टमक ब्रेन को मैसेज देता है भूख लग गई है, इसी तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा दिमाग कहता है कि अब कुछ खाना है, तो खाना आ जाता है। देन जब हम लोग फुलफिल हो जाते हैं तो हमारा स्टमक ब्रेन को मैसेज देता है कि नाउ इट स्टॉप, अब इसको रोक दो, अब बहुत खाना हो गया। देन हमारा ब्रेन उस पर रेस्पॉन्ड करता है और हम कहते हैं कि बस अब हमने खाना रोक दिया। तो ये ऑल द टाइम ब्लड, स्टमक एंड गट एक्सिस एक दूसरे से, गट एंड ब्रेन एक्सिस एक दूसरे से मैसेजेस पे लगा हुआ है कि हाँ अब ये है, क्योंकि पूरी बॉडी का निज़ाम संभालना है। तो जब हमारा स्टमक ही ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, जब इसमें बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे, और सिर्फ वो उसी तरह के बैक्टीरिया होंगे जो कि बीमारियां फैलाते हैं, और प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होंगे ही नहीं, तो वो क्या ही मैसेज दिमाग को देगा कि अब तुम क्या ही करो। तो ब्रेन के पास क्या मैसेज आएगा कि एवरीथिंग इज है। रॉन्ग, तुम कुछ ट्रीट ना करो। तो इससे इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर होगी, और इन्फ्लेमेशन तो सबसे पहले ही मैंने जिक्र किया था कि इन्फ्लेमेशन लीड्स टू डायबिटीज। तो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स कोशिश करें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, जिससे हमारा जो माइक्रोबायोटा है गट का, वो फ्लरिश होता रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप जाने से पहले हमारे सुनने वालों को जरूर कोई टेक होम मैसेज दें। सबसे पहले ये तो जानिए कि आपके अंदर कौन से टाइप की डायबिटीज है, इट्स टाइप 1 या टाइप 2। और जो प्री डायबिटीज है वो पेशेंट्स भी लाजमी ध्यान रखें। प्री डायबिटीज की रेंज में बता देती हूँ जल्दी से कि वो होती है
5.7 टू 6.4 प्री डायबिटिक पेशेंट्स की HbA1c एक पैमाना है जिससे हम मेजर करते हैं कि ठीक है। पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। अगर वो 5.7 टू 6.4 है, इट्स मीन कि आपको प्री डायबिटिक रेंज में है आप, और आपको अभी से एहतियात करनी है, ना कि आप 6.4 की रेंज से ऊपर जाएं और उसके बाद फिर आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपना HbA1c लाजमी चेक कराएं। ब्लड शुगर इज अ गुड इंडिकेटर कि हमने ब्लड ग्लूकोज चेक करा लिया, लेकिन A1C इज अ बेटर स्टैंडर्ड कि हम अपना ब्लड शुगर को चेक करवाएं, अपना डायबिटीज को चेक कराएं। तो ये आप काइंडली देखें, अगर आपका इस रेंज में ब्लड शुगर आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज आ रहा है, A1C, तो आप इसके ऊपर जो मैंने अभी कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं वो अभी से करना स्टार्ट करें। और ना सिर्फ ये कि हमें अपनी डाइट में एहतियात करनी है, हमने ये भी देखना है कि हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वॉक कितनी कर रहे हैं, हम खा के सो तो नहीं रहे। तो बस आप 3 चीजें हैं, सबसे पहले अपना A1C चेक कराएं। अगर वो डायबिटीज या प्री डायबिटीज रेंज में है तो वो खाने जो मैंने बताए हैं, होल गुड कार्ब्स खाएं, बैड कार्ब्स को अवॉइड करें। और थर्ड ये कि अपनी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी रखें, आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते वॉक कर लें, खाने के बाद कुछ मिनट्स आप चल लें, तो इससे आपकी डायबिटीज जिनको है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा, और जिनको नहीं है वो भी बचे रहेंगे कि ये आपको होना। Shanza, thank you so much for coming on this show and talking about diabetes। और आपने इतनी डिटेल में डायबिटीज 1 और टाइप 2 के बारे में बताया, और फिर क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या उनके फैक्टर्स हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द राइज ऑफ ब्लड शुगर। थैंक यू सो मच शांजा वंस अगेन। सामीन, जैसे कि आपने ये प्रोग्राम सुना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये प्रोग्राम जो है या मालूमात जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होगी। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मौजूद के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।